आज मैं इलेबोरेट करने वाला हूँ कि क्यों मैं पर्सनली दो चीज़ प्रेफर नहीं करता हूँ मार्केट में। वो है एक बैंक सेक्टर एंड ऑयल सेक्टर। फॉर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरडे सबके लिए ही एक्चुअली ये एप्लीकेबल है। दो स्पेसिफिक काउंटर में मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि ये दो काउंटर बहुत रिस्की है। रिस्क मतलब मैं बैंक एंड ऑयल दो काउंटर के लिए अलग अलग पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत इलेबोरेट करूँगा, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि क्यों मैं बैंक एंड ऑयल प्रेफर नहीं करता हूँ। बैंक का अगर मैं मान के चलूँ तो बैंक में बहुत रेगुलेशन होता है। उस रेगुलेशन आरबीआई कंट्रोल करता है एंड एक तरफ से आरबीआई अगर मैं मान के चलूँ तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। दैट्स मीन कि कोई भी अगर पॉलिसी चेंज होगा, कोई भी अगर पॉलिसी चेंज होगा, उसमें क्या है, इन्वेस्टर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है। इसमें लास्ट 5 और 10 ईयर्स में जितने सारे पॉलिसीज़ आए, कुछ पॉलिटिक्स भी आरबीआई में थोड़ा बहुत देखने को मिला है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है मेरे ख्याल से। तब भी मैं बोलूँगा कि आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन है उसमें थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यूज रहता है, उसमें वोलेटिलिटी बहुत बढ़ सकता है। सेकेंडली क्या है कि जो डाटा एक्चुअली बैंक पब्लिश करता है, कोई भी डाटा, बैंक का बैलेंस शीट हो सकता है, बैंक का रिज़ल्ट हो सकता है, वो क्या एक्चुअली ऑथेंटिकेट रहता है, क्या करेक्ट होता है, इसमें थोड़ा डाउट है मुझसे। क्योंकि जितने सारे बैंक स्कैमिंग हुआ है उसमें अगर बैलेंस शीट ठीक रहा था तो बैंक स्कैम कैसे हो गया, वो भी अचानक से लास्ट येस बैंक में भी अचानक से कुछ बैंक स्कैम हुआ है। तो उसमें बैंक का जो करंट डाटा है, जो डाटा उन लोग एक्चुअली पब्लिकेशन करता है, उसमें थोड़ा बहुत डाउट है। उसके बाद जो सबसे बड़ा एसेट है जो बैंक का एनपीए, दैट्स मीन नॉन प्रॉफिट एसेट वैल्यू, वो उसके बेस करके एक्चुअली बैंक खड़ा होता है। तो उसका जो वैल्यू हुआ, उसका जो डाटा इन्वेस्टर और जो पब्लिकेशन होता है, बैंक जो पब्लिक करता है क्वार्टरली वाइज जो भी एनपीए डाटा आता है, उसका मेरे पर्सनल ओपिनियन से वो जो एनपीए डाटा रहता है वो डाटा शायद करेक्ट नहीं होता। तो अगर करेक्ट होता तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्कैमिंग नहीं होता शायद। अगर एनपीए डाटा मेरे ख्याल से बहुत कम दिखाते हैं बैंक, तो उसमें से थोड़ा बहुत बैंक रिस्क हो जाता है। इन फ्यूचर मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो इन फ्यूचर जो बैंकिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से धीरे धीरे घटेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक पर्सन हूँ तो मेरे पास शायद 10 लाख रुपीस है, तो मैं 10 लाख रुपीस बैंकिंग में अगर दे दूँ तो मेरे मंथली बेसिस जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से मैं आराम से मेरा जो मंथली जो एक्सपेंस हो वो मैं बेयर कर सकता हूँ बैंकिंग से। तो उसमें से गवर्नमेंट देखेगा कि अगर सभी आदमी बैंक में पैसा रखेगा तो पैसे का कोई लिक्विडिटी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट घटाएगा। इंटरेस्ट रेट घटाने से आपका जो कैपिटल है, आप चाहोगे कि उसमें ना इन्वेस्ट करके मैं डायरेक्टली लिक्विडिटी पर डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो जाओ, डायरेक्टली वो फंड को यूटिलाइज करूँ, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा मुनाफा आ जाएगा। इस फंड को बैंक से निकालने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट घटाएगा। फिफ्थली, बैंक एंड गवर्नमेंट जो फिनंशियल स्कीम है उसमें भी थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, क्योंकि बैंक जब घटाएगा तो गवर्नमेंट चाहेगा कि गवर्नमेंट का पोस्टल रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ है और
बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उस स्कीम में भी इंटरेस्ट रेट घटाएगा। दैट्स मीन क्या, तब बैंक में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। एंड एक टाइम होगा जब ये लिक्विडिटी क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा फॉल होने का चांसेस है, वोलेटिलिटी का चांसेस रहेगा। एंड सबसे लास्ट बैंकिंग का जो है, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है इन प्रैक्टिकल। आप जब एक नॉर्मल पब्लिक हो, तो मिडिल क्लास पब्लिक हो, आप बैंक में जब भी कुछ लोन अप्लाई करते हो तो उस लोन में ज़्यादा प्रायोरिटी बैंक नहीं देता है, बहुत सारा मॉर्गेज एक्सेट्रा देता है। मगर बिज़नेस, कोई रनिंग बिजनेस अब चल रहा है, बहुत बड़ा आपका बैलेंस शीट है, तो उसमें बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। दैट्स मीन क्या, जो लोअर कैटेगरी है उसमें बैंक ज़्यादा तक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है कि आपका बैंक से थोड़ा बहुत भरोसा उठ जाता है, तो उसमें से बैंकिंग लिक्विडिटी फ्रंट में भी इशू आएगा। एंड दैट्स वाई बिग लोन होने के जितना चांसेस है उसमें से छोटा लोन तो होने का चांसेस नहीं है, और बिग लोन होने से आपका एनपीए भी बढ़ेगा। इसमें से बैंक बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, इसलिए बैंक वोलेटिलिटी में आपका जो पैसा है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर काम करता है, इसलिए मैं बैंक काउंटर एक्चुअली अवॉइड करता हूँ। सेकंड पॉइंट इज़ ऑयल। मैं थोड़ा बहुत ऑयल से थोड़ा बहुत दूर रहता हूँ। वो क्रूड ऑयल हो सकता है, वो आईओसी हो सकता है, ओएनजीसी हो सकता है, बीपीसी, कोई भी ऑयल सेक्टर। ऑयल का जो मेन मुद्दा है, ऑयल एक्चुअली मेन जो ऑयल है वो है एक्चुअली क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बहुत सारे कंट्री, बागदाद, अरब, बहुत सारे कंट्री है जो कंट्री एक क्रूड ऑयल उठाता है। इस क्रूड ऑयल का मेन जो एक ग्रुप अप आप बोल सकते हो, एक एसोसिएशन है, वो है ओपेक। तो ओपेक पूरा क्रूड ऑयल का एक्चुअली कंट्रोल करता है कि कौन सा कंट्री कितने ज़्यादा इस महीने क्रूड ऑयल उठाएगा, कितना ज़्यादा मार्केट में सेल होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन से थोड़ा बहुत वो कंट्रोल करने के लिए इस एसोसिएशन को रेडी किया है। मगर क्रूड ऑयल ऐसे एक चीज़ है, क्रूड ऑयल एक ऐसे कमोडिटी सेक्टर है जिस सेक्टर में बहुत लिक्विडिटी चलता है, क्योंकि आप इस लॉकडाउन पीरियड में आप देख सकते हो कि हर प्लेस में आज का दिन में बहुत सारे प्लेस में, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम प्लेस में जो ऑयल है उस ऑयल का रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजर पोर्शन में जो होता है वो उड़ाई जहाज मतलब प्लेन में एक्चुअली यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होता है। तो उसमें से जो ट्रैवलिंग पॉइंट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है। मगर आज लॉकडाउन पीरियड में पूरा स्टॉप हो गया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि क्रूड का भाव कितना नीचे आ गया है। उसमें से भी ओपेक का खुद का पॉलिसी एंड कंट्री वाइज जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन मतलब जो रिलेशन है, इस रिलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत है, क्योंकि हर कोई कंट्री चाहेगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा क्रूड उठा लूँ तो उसमें से मेरा सेल बढ़ जाएगा। मगर ओपेक का एक रूल्स है, उस ओपेक का रूल से कोई ज़्यादा तक ज़्यादा क्रूड नहीं उठाए, तो अंदर ही अंदर में कंट्री एक गिल्टी फील करता है कि मुझे कंट्रोल कर रहा है ऊपर, मगर उन लोग ज़्यादा क्रूड उठा रहा है, मैं थोड़ा कम उठा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, क्या एक अंदर ही अंदर एक ट्रासल रेडी होता है, तो उसमें से क्रूड का जो प्राइस का जो भाव है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। आज आप देख पा रहे हो कि क्रूड का जो वैल्यू है इंडियन एमसीएक्स मार्केट में, जिसका वैल्यू 900 रुपीज़ में आ गया। दैट ये क्रूड ऑयल ये प्राइस कहाँ था? ये प्राइस हम लोग एक टाइम इस प्राइस को 5,000 रुपीज़ में दिखा था। आज वो प्राइस 800 रुपीज़। आप अगर स्टॉक मार्केट में हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, तो आप लास्ट कुछ ओएनजीसी का ट्राई कर लीजिए। ओएनजीसी में जुलाई 14 में उसका प्राइस था 300 रुपीज़, आज 65 रुपीज़ चल रहा है। दैट्स ऑल्सो अप्लाइड इन आईओसी ऑल्सो। आईओसी 83 रुपीज़ में चल रहा है। तो अगर आप क्रूड का प्राइस ऊपर तो भाग भी गया, तो तब भी आप आईओसी का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नहीं देख पाओगे कि एक गिर रहा है।
क्यों गिर रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है। हर कोई ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, आज ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है मगर इतने दिन तक ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, इतने दिन तक क्रूड ऑयल सेल हो रहा था, इतने दिन तक प्लेन चल रहा था, तो उसमें हर प्लेस में ऑयल का रिक्वायरमेंट था, फ्यूल का रिक्वायरमेंट था। मगर तब भी इन लोगों ने प्राइस का जो वैल्यूएशन है, इसमें ज़्यादा तक ज़्यादा प्राइस वैल्यूएशन नहीं आ रहा है। इसमें एक चीज़ है, क्या आप जब भी कुछ क्रूड अलग कोई कंट्री को बेचते हो, दैट्स मीन्स इंडिया को बेचते हो, क्रूड ऑयल इंडिया परचेस करता है, उसके बाद उसको रिफ़ाइन करता है, रिफाइनरी से वो जो ऑयल है वो पंप और एनीथिंग कोई स्टोरेज पॉइंट में जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट चार्जेस लगाता है, उसका टैक्स एट्सेट्रा लगाता है, उसके बाद एक वैल्यू रेडी होता है। अगर गवर्नमेंट उस टैक्स को ज़्यादा तक ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टैक्स एक्चुअली क्रूड में लेता है गवर्नमेंट फॉर रेवेन्यू पर्पस, मगर वो जब तक नहीं घटाएगा, गवर्नमेंट जब तक इसका पॉलिसी नहीं चेंज करेगा, तब तक इसका जो फ्यूल प्राइस है वो कभी नहीं घटेगा। एंड तो जो जिस काउंटर में एक्चुअली गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स लेता है, तो उस प्लेस में उस पर्टिकुलर उस प्लेस में एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी देख पाओगे। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप जिसके लिए उस काउंटर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत रिस्क हो जाएगा। इस थोड़ा बहुत रीज़न के लिए मैं थोड़ा क्रूड को भी मतलब ऑयल रिलेटेड कोई भी काउंटर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। हाँ, आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो, दैट मीन 20 साल के लिए सोच रहे हो, 15 ईयर्स के लिए सोच रहे हो, उतना पेशेंस होगा तो हाँ, आप एक ऑयल काउंटर के एक परफेक्ट लेवल करके आप बाई कर सकते हो। कोई भी ऑयल काउंटर नीचे आने से आप थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो। दैट्स नॉट मीन कि आप एक इंट्राडे कर सकते हो, आप एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए सोच रहे हो, क्योंकि आप ONGC का और IOC का अगर आप चार्ट देखोगे तो ग्रेजुअली ये स्टॉक नीचे आ रहा है। दैट्स मीन्स क्या, बहुत सारे काउंटर है जिस काउंटर में एक ग्राफ होता है कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल गया है, उसके बाद फिर से नीचे आया है। मगर IOC और ONGC और BPCL इस टाइप का कुछ काउंटर है जिस काउंटर में बहुत ज़्यादा एक सिंगल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जिसमें शायद इन्वेस्टर के लिए थोड़ा बहुत टेंशन के लिए बात है। दैट्स वाई मैं इस दो काउंटर को थोड़ा बहुत अवॉइड करता हूँ। दैट्स ऑल। कुछ भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, नया हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साथ थोड़ा बहुत वीडियो शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट।